हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द कोल्ड वॉर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये इस चैप्टर का जो है लास्ट वीडियो होगा। तो काफी दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होने के कारण से जो वीडियोस जो है नहीं आ पा रहे हैं। और अभी भी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, फिर भी बहुत दिन हो गए वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं। और मुझे पता है कि जितने लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो, जितने लोग यूट्यूब के में मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, उनको वीडियोस की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस जो है ला सकूँ। ठीक है, अगर नहीं ला पा रहा हूँ तो समझ जाना कि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब है, दैट्स वाई वीडियोस जो है नहीं आ पा रही। ठीक है, चलो। हमने देखा कि किस तरीके से एशिया में, उसके बाद जो है अलग अलग कंट्रीज में, किस तरीके से वियतनाम में, इंडोनेशिया में, इंडिया में किस तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए जो है वहां पर नेशनल मूवमेंट जो है हुए थे। उसी में हम लोग अब आगे देखेंगे नाइजीरिया के बारे में। ठीक है, नाइजीरिया बेसिकली एक अफ्रीका कंटिनेंट की एक कंट्री है। और अगर बोला जाए पॉपुलेशन के बेसिस पर जो है तो सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट कंट्री है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में क्या क्या चीजें हुई, वहां पर किस तरीके से जो है नेशनल मूवमेंट हो चले, किस तरीके से वहां पर ब्रिटिशर्स ने जो है कॉलोनी अपनी क्रिएट की थी, किस तरीके से उन्होंने जो है उसको फ्रीडम किया, ये सारी की सारी चीजें अभी हम लोग इसी वीडियो में जो है देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका विद द पॉपुलेशन ऑफ 17 करोड़ पीपल। अगर पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट 40 टू 50 के कैटेगरी में जो है क्या है, कंट्रीज हैं। ऑलमोस्ट 40 से 50 के आसपास जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है कंट्रीज जो है आती हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटेन, नाइजीरिया डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ सेपरेट कंट्री। जब ब्रिटेन यहाँ पर नहीं आया था, अपनी कॉलोनी नहीं बनाई थी, तब नाइजीरिया नाम का कोई कंट्री जो है पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। The British combined the region around the Niger River to establish their dominion. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक नाइजर रिवर है, नाइजर रिवर के आसपास जो भी रीजन थे उसको कंबाइन किया और उसको कंबाइन करके जो है उन्होंने एक डोमिनियन बना दिया। ठीक है, डोमिनियन का मतलब देखो, डोमिनियन का मतलब एक ऐसा चीज होता है कि जहां पर गवर्नमेंट तो वहां की लोकल लोग करेंगे, लेकिन पूरा जो हेड होगा उस कंट्री का वो होगा कोई दूसरा कंट्री। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ब्रिटेन ने जो है नाइजीर नदी के आसपास के जितने भी छोटे छोटे इलाकों थे सबको डोमिनियन बना दिया। इसका मतलब क्या है, नाइजर नदी के आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर गवर्नमेंट तो वहां के लोग ही चलाएंगे, कुछ लोग चलाएंगे, लेकिन उनका जो ऑफिशियल जो हेड होगा वो ब्रिटेन होगा। जब इस तरीके का कोई रूलिंग सिस्टम होता है तो उसको क्या बोला जाता है, डोमिनियन बोला जाता है। ठीक है, विच दे कॉल नाइजीरिया, उसको क्या बोला गया, नाइजीरिया बोला गया। बट दे रिटेन डायरेक्ट अथॉरिटी एंड द कंट्रोल ओनली ओवर द कोस्टल रीजन। लेकिन इन्होंने एक बहुत होशियारी का काम किया, इन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखा, जो कोस्टल रीजन थे, मतलब कोस्टल रीजन मतलब जो किनारा, नदी के किनारे के आसपास का जो एरिया था, जो ओशन के आसपास का जो एरिया था, वहीं पर कंट्रोल रखा। मैंने इससे पहले भी वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक और कंट्री ऐसी थी जहां पर जो है अंदर वाले हिस्सों पर कोई और कंट्रोल करता था, और ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ कोस्टल रीजन पर था। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। इन्होंने भी नाइजीरिया, मतलब जो कंट्री जो इन्होंने बाद में बनाई, नाइजीरिया के सिर्फ कोस्टल रीजन पर इनका अधिकार था, बाकी अंदर वाले रीजन पर जो है देखो, लोकल ट्राइबल चीफ ट्रेन टू द गवर्न द इंटीरियर रीजन। वहां पर लोकल जो चीफ टेंस जो थे, मतलब एक समझ सकते हो कि कुछ कम्युनिटी के हेड लोग थे, जो लोकल ट्राइबल लोग थे, वो वहां पर जो है अंदर वाले हिस्सों पर जो है रेगुलेशन करते थे। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नाइजीरिया वाज डोमिनेटेड बाय द हौसा फुलानी ट्राइब। जो नाइजीरिया का नॉर्दर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, उसको कौन डोमिनेट कर रहा था, हौसा फुलानी जो है ट्राइब, ये जो एक ट्राइब है ये उसको क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। विच वॉज मुस्लिम, और ये कम्युनिटी कौन थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी। द साउथ ईस्टर्न पास वॉज रूल्ड बाय द इबो ट्राइब while the southern part was under the control of the योरूबा ट्राइब। देखो, ईस्ट वाले हिस्से पर जो है, नॉर्थ वाले पर तो हौसा फुलानी का कंट्रोल था, ईस्ट वाले हिस्सों पर किसका कंट्रोल था, इबो ट्राइब का था।
और साउथ वाले पार्ट में जो है किसका था, योरूबा ट्राइब। द मेन इनकम ऑफ द दिस ट्राइब केम फ्रॉम द कल्टीवेशन ऑफ द पाम ऑयल, कॉटन एंड द अदर कमर्शियल क्रॉप। ये जितने भी जो ट्राइब जो थे, इनका इनकम का जो मेन जो सोर्स था वो क्या था, पाम ऑयल था और कॉटन था और अदर कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसे क्रॉप जिसका जो पर्पस होता है सिर्फ बेचने के लिए होता है। After oil was discovered in the coastal areas, the mineral resources become the main revenue earners of the country। जब बाद में जो है वो क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज पे जो है जब ऑयल डिस्कवर हो गया, फिर बाद में जो है यही रेवेन्यू का जो है मेन सोर्स जो है बना। The first stirring of the nationalism in the Nigeria arose among the coastal people who espoused the cause of the wider African nationalist was wanted to unify the three tribal region into the single nation। देखो, जो पहला जो नेशनल जो मूवमेंट जो वहां पर नाइजीरिया में स्टार्ट हुआ, वो कोस्टल एरिया में जो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया। उनके सामने सबसे बड़ा चुनौती ये था कि ये जो पूरा अफ्रीका जो है वो तीन, मतलब ये जो नाइजीरिया पहले नाइजीरिया नहीं बना था, वो अफ्रीका में तीन अलग अलग ट्राइबल वाले रीजन्स में जो है डिवाइडेड था। तो इन जिन्होंने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था, कोस्टल रीजन में रहने वाले लोगों ने जो स्टार्ट किया था, उनका एक पर्पस ये था कि जो नाइजीरिया तीन पार्ट में डिवाइडेड है उसको एक सिंगल पार्ट में जोड़ा जाए और एक कंट्री बनाया जाए। इसके लिए वो वहां के लोग जो है मेहनत जो है कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखो हर्बर्ट मैकॉले, ठीक है, हर्बर्ट मैकॉले फाउंडेड नाइजीरियाज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, द नाइजीरियन डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1923। और जो एजुकेटेड लोगों की जो हम लोग बात कर रहे हैं उनमें एक नाम है हर्बर्ट मैकॉले का। इन्होंने 1923 में जो है नाइजीरिया में एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश की जिनका नाम था नाइजीरियन डेमोक्रेटिक पार्टी। The party extended its support to the militant attack on the British colonies government that occurred in the 1930s। और इनके पार्टी ने क्या किया देखो, मतलब ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए बेसिकली ये ग्रुप बना था। ये पार्टी क्या करती थी, अगर वहां के मिलिट्री के लोग अगर ब्रिटिशर्स पर अगर हमला करते थे, उनको मारते थे, तो ये उनका सपोर्ट करते थे। ठीक है, in 1936, Namadi Azikiwe laid the foundation of the Nigerian Youth Movement। जिस तरीके से हमारे यहाँ गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से बहुत सारे जो लोग थे, उसी तरीके से 1936 में जो है वहां के एक बहुत फेमस लीडर थे क्या बोलते हैं, नामदी अजीविक्यो, ठीक है, अजीकिवे। इन्होंने जो है वहां पर नाइजीरियन यूथ मूवमेंट जो है स्टार्ट किया। He wanted to unify all tribe residing in the region under a single Nigerian identify। ये चाहते थे कि नाइजीरिया नदी के आसपास जितनी भी ट्राइब्स लोग अलग अलग रह रहे हैं, ये सारे के सारे ट्राइब्स मिलकर क्या करें, एक सिंगल कंट्री जो है बना ले। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाइजीरियन नेशनलिस्ट began to assert itself, the pillar of the movement being the workers organization and the soldiers who had served under the British during the war and were now returned home। और नाइजीरिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, उसके दो मेन पिलर थे। पहला पिलर क्या था, जो वर्कर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो अलग अलग प्लांट में, फैक्ट्रीज में, अफ्रीका के अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, एक पिलर तो इनका ग्रुप था। दूसरा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो दूसरा पिलर था वो कौन था, जो ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे और वो सारे सोल्जर जो अभी घर आ चुके थे। मतलब एक ग्रुप था वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा ग्रुप था सोल्जर्स का। और इसमें भी कैसे कैसे सोल्जर आते हैं, वो सारे सोल्जर्स आते हैं जो ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ चुके थे। तो उनको पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको देती है, तो वो ये चाहते थे कि नाइजीरिया क्या हो, अलग हो करके चाहते थे। इसीलिए नाइजीरिया के नेशनल मूवमेंट में जो है दो पिलर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। In 1935, the labor movement declared a national general strike। देखो, उसके बाद 1945 में क्या हुआ कि लेबर मूवमेंट, वहां के जो लेबर लोग थे उन्होंने क्या किया, एक नेशनल जनरल स्ट्राइक जो है स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि अब हम लोग स्ट्राइक करेंगे करके। द नाइजीरियन नेशनलिस्ट हैड टू कन्फर्ट टू चैलेंजेस। फर्स्ट वाज टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड सेकंड वाज टू यूनाइट द मेनी ऑफन एंटागोनिस्टिक ट्राइब इन द क्लान्स। देखो, जो नेशनल मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे, उनके सामने दो बहुत बड़े चैलेंजेस थे।
जैसे दो पिलर पर तो ये स्टार्ट हुआ था, मतलब दो कारणों से जो है नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और नेशनल मूवमेंट के स्टार्ट करने के पीछे दो पिलर्स थे। उसी तरीके से जो नेशनल मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे, उन लोगों के सामने कुछ चैलेंजेस थे। पहला चैलेंजेस तो ये था कि हम लोग किस तरीके से नाइजीरिया को जो है ब्रिटिशर्स कॉलोनी से हम लोग अलग करें, और दूसरा जब हम लोग अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी अलग अलग ट्राइब्स जो के लोग जो रहते हैं अलग अलग जगहों पर, जो छोटे छोटे ग्रुप में जो है बटे हुए हैं, इनको जो है एक कैसे किया जाए। ये उस समय उन लोगों की जो है सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम थी। इन द साउथ ऑफ द कंट्री देन इन द नॉर्थ, विच क्रिएटेड ए नॉर्थ साउथ डिवाइडेड। देखो, नॉर्थ वाले रीजन के लोग क्या थे, इस पूरे मूवमेंट से पूरे तरीके से जो है क्या थे, मतलब कमजोर थे। मतलब अगर बोला जाए तो नेशनल मूवमेंट जो था वो साउथ वाले पार्ट में जो है बहुत स्ट्रांग था, और नॉर्थ वाले पार्ट में बहुत वीक था। जिस तरीके से हमारे इंडिया में बोल सकते हैं, जब हमारे इंडिया में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सपोर्ट था, लेकिन साउथ की तरफ से उसके कंपैरिजन में कम सपोर्ट था। उसी तरीके से यहाँ भी था, यहाँ उल्टा हो गया था। यहाँ साउथ नाइजीरिया में जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा था नेशनल मूवमेंट को, और बाकी नॉर्थ में जो है नहीं मिल रहा था। इवन विद इन द साउथ टेंशन एंड द इवन क्लासेस कंटिन्यूड टू प्रिवेल बिटवीन द इबो एंड द योरूबा ट्राइब्स, और कंटिन्यूअसली इनके बीच में जो है क्या होता रहता था, टेंशन वगैरह जो है चलते रहता था। Thus, the nationalist movement in the three regions was led by the national parties until 1950s. इसीलिए ये तीनों रीजन अलग अलग लोगों के कंट्रोल में थे, इसीलिए वहां पर तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इंक्लूडेड थी। दे इंक्लूडेड द नॉर्दर्न पीपल्स कांग्रेस इन द नॉर्थ। नॉर्थ में कौन पॉलिटिकल पार्टी थी? नॉर्दर्न पीपल्स कांग्रेस इन द नॉर्थ। और यहाँ पर जो है देखो, द नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर नाइजीरिया एंड द कैमरून्स इन द ईस्ट। ईस्ट में कौन था? देखो, नेशनल काउंसिल फॉर नाइजीरिया एंड द कैमरून्स एंड द एक्शन ग्रुप इन द साउथ। और जो साउथ में जो था वो क्या था? द एक्शन ग्रुप। साउथ में जो है द एक्शन ग्रुप के नाम से पार्टी थी, ये लीड कर रही थी, अलग अलग जगहों पर जो है ये चल रहा था। अब देखो, फ्रीडम एंड वीक डेमोक्रेसी, वहां पर फ्रीडम कैसे आई और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, लेकिन वो डेमोक्रेसी बहुत वीक थी। अब ये कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। अवेयर ऑफ ग्रोइंग नॉन वायलेंस डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू ग्रांट द इंडिपेंडेंस टू द नाइजीरिया। मतलब जिस तरीके से नाइजीरिया में नेशनल मूवमेंट हो रहा था, उसको देखकर ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने सोचा कि नाइजीरिया को अब क्या कर देना चाहिए, इंडिपेंडेंट जो है कर देना चाहिए। With each of the East Constitution region having the self-rule, Nigeria gained independent on 1st October 1963। और फाइनली जो है ब्रिटेन से जो है नाइजीरिया कब आजाद हो गया? 1963 को जो है स्टार्ट हो गया। विथ नमादी अजीकिवे एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और ये जो है अजीकिवे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वहां से। Unfortunately, the new government could not hold the country together and the civil war soon broke out। और अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रेसिडेंट जो बने थे, कौन? अजीकिवे, इनकी जो गवर्नमेंट थी वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई, मतलब कंट्रीज को एक नहीं कर पाई, और जल्द ही वहां पर जो है क्या होने लगे, सिविल वॉर होने लगे। सिविल वॉर मतलब कंट्री के अंदर ही लड़ाई झगड़े होना। इन 1966 मिलिट्री रूल वाज एस्टैब्लिश। 1966 में क्या हो गया? मिलिट्री रूल जो है वहां पर एस्टैब्लिश हो गया। विद अजीकिवे एंड द मेनी ऑफ हिज एसोसिएट्स बीइंग किल्ड। और वहां पर क्या हुआ, जो अजीकिवे थे और बहुत सारे उसके जो क्या थे एसोसिएट्स थे, सबके सब क्या हो गए, मारे गए। द नॉर्थ गेन्ड डोमिनेंस ड्यूरिंग द मिलिट्री रिजाइम एंड द एस्टैब्लिश द अथॉरिटी इन द नाइजीरियन पॉलिसीज। वहां पर जो है क्या हो गया, जो मिलिट्री जो थी, मिलिट्री ने वहां पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, मतलब अपना कंट्रोल कर लिया। Many attempts were subsequently made to re-establish civilian rule and the democratic government, but they were all unsuccessful। जब मिलिट्री ने वहां पर कैप्चर किया, उसके बाद बहुत बार नाइजीरिया के लोगों ने कोशिश की, बाकी दुनिया के लोगों ने कोशिश की कि नाइजीरिया में डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन उनका सारा का सारा जो एफर्ट था वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। The military government worked hand in the glove with the multinational oil corporation, which extended financial corrupt as a result, which Nigeria witnessed the witness corruption and the suppression of the civil right। वहां पर जो भी ऑयल के जो रिसोर्सेज थे, जो भी वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज जो मिल रहे थे, उसको क्या किया, वहां की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसने जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को बोला। मतलब अब देखो, जो डेमोक्रेसी जो अजीकिवे ने स्टैब्लिश की थी उसको हटाकर वहां आर्मी का हुआ।
आर्मी ने क्या किया, बाहर की कंपनियों को ये अलाउड कर दिया कि आप नाइजीरिया में जितने भी ऑयल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, आप इनका एक्सट्रैक्शन कर सकते हो करके। तो जिसके कारण से वहां के लोगों को जो है और भी प्रॉब्लम जो है होने लगी। After a long spell of military dictatorship, Nigeria elected a democratic government in 1999. 1963 में वो इंडिपेंडेंट हुआ था। अब 1999 में जाकर, मतलब कितने 20-30 सालों के बाद में जाकर जो है वहां पर क्या हुआ, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश हुई। But to this day, the country's vital natural resources, oil exploration and the production continue to be controlled by the foreign multinational companies। इंडिपेंडेंट तो हो गई, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई 1999 में, लेकिन फिर भी वहां पर ऑयल का, रिसोर्सेज का, मिनरल्स का, सबका एक्सट्रैक्शन करने का जो काम हो कौन कर रही है, अभी भी बाहर की कंपनियां जो है कर रही हैं। इसीलिए द पीपल कैन नॉट रीप इन द फुल बेनिफिट ऑफ द रिसोर्सेज। वहां पर रिसोर्सेस होते हुए भी उन रिसोर्सेस का फुल बेनिफिट वहां के लोगों को जो है नहीं हो रहा है। Instead, they face the growing threat of pollution and the water source, rapid deforestation and the environmental pollution along the coastal areas। प्लस इनको एक तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, प्लस दूसरा इनको इन्वायरमेंट पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है, वाटर पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ये सब चीजें उनको जो है फेस करनी पड़ रही है। क्यों फेस करनी पड़ रही, समझ में आए सबको? क्योंकि यहाँ पर जो है, जो वहां के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उन पर कंट्रोल किसका है, बाहर की कंपनियों का है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कोल्ड वॉर एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर के बारे में जो है देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लास्ट में जो है कवर अप हो जाएगा।